सॉरी, कुछ टेक्निकल वजह से डिस्कनेक्ट हम लोग हो गए थे, लेकिन अभी वापस से हम लोग जुड़ चुके हैं और बहुत सारे हमारे भाइयों के संदेश आए हुए थे, क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। पहली बात हमने जो है पेट को लेकर की थी। अब मुझे लगता है कि शुगर की बात करते हैं। शुगर कल एक सवाल उठा था कि कौन सी शुगर जो है वो क्योरेबल है और कौन सी शुगर कंट्रोलेबल है। तो बताना चाहूंगा कि देखिए, 3 तरह की शुगर होती है, यानी कि डायबिटीज। एक जिसे हम कंजेनाइटल बोलते हैं, यानी कि जो बचपन में ही मतलब हो जाती है, और इसके पीछे कारण होता है कि जब आप अपनी मां के गर्भाशय में होते हैं, मतलब गर्भ में होते हैं, उस समय किसी भी अगर कमी के कारण आपके पैंक्रियाज का विकास ठीक से नहीं हो पाता, तो वहां पर जो शुगर होती है, क्योंकि पैंक्रियाज का विकास सही से नहीं हो पाया, और हम सब जानते हैं कि इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो पैंक्रियाज से होता है। तो जैसे आपका धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंसुलिन एक ऐसी बीमारी लगी जिससे आपका पैंक्रियाज धीरे धीरे खराब हो रहा है, इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता जा रहा है। अब जब वो इंसुलिन का सेक्रेशन 15% से भी कम रह जाता है, नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, तो फिर आप मान के चलिए कि वो कंडीशन होती है जब आप डायबिटिक हो जाते हैं। और इस समय इन जनरल आपकी उम्र जो है समवेयर 6-7 साल से लेकर 12-13 साल तक होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से कंजेनाइटल डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM बोलते हैं हम लोग। और ये बीमारी जो है वो कंट्रोलेबल है लेकिन क्योरेबल नहीं है। नंबर 2, एक होता है हेरिडिटरी, यानी कि आपके माता पिता को ये बीमारी थी और उसके बाद या बीमारी आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन दे वर कैरिंग द जीन फॉर डायबिटीज, और उस समय उनके मिलने से आपका जन्म जो है वो संभव हुआ। तो यहां पर भी आपको डायबिटीज आना निश्चित है, लेकिन इसे बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। ये जाकर के आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मिलेगी, 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना अपना ध्यान रखते हैं, कितना अपना खान पान ठीक रखते हैं, कितनी अपनी जीवन शैली ठीक रखते हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप जो है कब जाके शुगर के पेशेंट बनेंगे। इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। तो इसे टाइप 2 डायबिटीज भी बोला जाता है। ये भी आप डिले कर सकते हैं इसको। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी फैमिली में डायबिटीज है, लेकिन उनके अपना खान पान, उनकी अपनी जीवन शैली इतनी बढ़िया है कि उनको 70-75 साल में जाके जो है हल्की फुल्की सी डायबिटीज होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनके मम्मी पापा को थी। तो इसे बोलते हैं हेरिडिटरी डायबिटीज। ये भी कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर, खुशखबरी मैं शुगर पेशेंट के लिए देना चाहूंगा कि मेजोरिटी ऑफ द शुगर पेशेंट्स जो हैं वो आज के टाइम पे अपथ्यज हैं। अपथ्यज का मतलब गलत खान पान की वजह से और गलत जीवन शैली की वजह से जिनको शुगर हो जाती है, वो अपथ्यज प्रमेह, यानी कि जिसे सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होने वाला डायबिटीज जो है वो बोला जाता है। एंड ये वाला जो डायबिटीज है, जो मेजोरिटी ऑफ केसेज में है, ये क्योरेबल है। बहुत खुशी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए कि ये जो अपथ्यज डायबिटीज है, जो गलत खान पान, गलत जीवन शैली की वजह से हो जाता है, ये पूरी तरह से क्योरेबल है। मेरे पास अपनी 20+ ईयर्स की जो प्रैक्टिस है, उसमें हजारों पेशेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको अच्छी खासी दवाइयां खानी पड़ती थी, बट व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग राइट स्टफ ऑफ फूड, नंबर 2 दे स्टार्टेड डूइंग योग, एक्सरसाइजेज, प्लेइंग शुरू किया, अपने को डी स्ट्रेस किया, उनकी शुगर की दवाइयां बंद है। और हजारों पेशेंट्स जो हैं वो मेरे टच में हैं जिनकी शुगर की मेडिसिन बंद हुई है। सो आज आप जान गए कि शुगर जो है वो 3 तरह का है। एक कंजेनाइटल, जो जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उस समय वो ऑर्गन जिससे इंसुलिन का सेक्रेशन होना होता है, यानी पैंक्रियाज, उसमें कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन लग जाता है और पैंक्रियाज का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, डीजनरेशन शुरू हो जाता है। एंड इस ग्रेजुअल डीजनरेशन की वजह से पहले हो सकता है कि 50% इंसुलिन जो है वो सेक्रेट हो रहा हो, बाद में ग्रेजुअली 40%, क्योंकि आपको पता तो होता नहीं है और ना ही उस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता। लेकिन जब आप 6-7 साल के हो जाते हैं और इंसुलिन का सेक्रेशन
15% से कम रह जाता है, तो फिर अचानक से आपको चाहे बहुत अधिक पेशाब आना या बहुत अधिक भूख लगना या वजन एकदम से कम हो जाना और फोड़े फुंसी शरीर पर निकल आना, इस तरह के सिम्टम आते हैं, वहां पर आपको डॉक्टर जो है वो इमीडिएटली कहता है कि भाई शुगर चेक कराओ बच्चे की, और आपको बच्चे को शुगर मिल जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस तरह के केसेज में बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। एंड ये कंट्रोलेबल है, ये क्योरेबल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस तरह के पेशेंट आप ट्रीट करते हैं, तो मैं बोलूंगा यस मैं करता हूं, लेकिन इस वादे के साथ नहीं कि मैं इस बच्चे की इंसुलिन बंद करा दूंगा। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पेशेंट मेरी इस 20 साल की प्रैक्टिस में है, कुछ मतलब हो सकता है कि 15-20 जो आके मुझे बोलते थे, और मुझे सरप्राइजिंगली ये लगता था कि ये कैसे ठीक हो गया। इंसुलिन शुरू होती है, इंसुलिन उसके बाद में दवाई पे आता है, दवाई के बाद दवाई भी बंद हो जाती है। तो इसलिए एक चांस जरूर लेना चाहिए अगर आपका बच्चे को अनफॉर्चुनेटली आईडीडीएम है। दूसरा, एक तरफ से आप आईडीडीएम के पेशेंट हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, और आपका खान पान ठीक नहीं है, आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है, तो इंसुलिन की डोजेज बढ़ती जाएंगी। अच्छा, इंसुलिन की वजह से फ्लक्चुएशन और शुगर बहुत अधिक होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि शुगर का एकदम से डाउन हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत सारे पेशेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अधिक दिक्कत में आते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया जो शुगर बढ़ जाती है उससे कम दिक्कत में आते हैं। सो इस तरह के फ्लक्चुएशंस को भी अगर आप रोकना चाहते हैं तो आयुर्वेद की शरण में आइए। दूसरी वैरायटी मैंने कंजेनाइटल बताई। कंजेनाइटल जो होती है उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि आपके माँ बाप में से किसी को शुगर है, मतलब आपका एक भी अगर अभिभावक जीन फॉर डायबिटीज को कैरी कर रहा है तो फिर आपको शुगर होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है, मतलब जो आपकी एज जब आपकी 55, 60, 65, 70 हो जाएगी तब। लेकिन अब क्या है कि ये सारे जो एज के मार्कर्स है ना, ये सब डाउन हो गए हैं। अब 40 साल में लोगों को शुगर होने लगी, रीजन बीइंग कि उधर से तो जीन कैरी कर रहे थे शुगर का, और दूसरा खान पान भी ठीक नहीं है, जीवन शैली ठीक नहीं है, तनाव बहुत अधिक है। तो वो चीज जो आनी थी 60, 65, 70 साल की उम्र में, वो 40-45 में आ जा रही है। ये भी ईमानदारी से बोलूं तो क्योरेबल नहीं है। लेकिन ये देखिए, एक तरफ से आप कंट्रोल करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, एक तरफ से आप कंट्रोल करते हैं एलोपैथ के माध्यम से। तो मुझे लगता है आयुर्वेद का जो माध्यम है ये 100 टाइम्स मोर सेफर है देन एलोपैथिक मेडिसिन। अगर सौभाग्य से आपकी शुगर आयुर्वेद से कंट्रोल रहती है, अपने खान पान को ठीक करके सही रहती है, जीवन शैली को ठीक करके रहती है, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं है। तो आप ये करिए। और तीसरा मैंने बताया अपथ्यज, मतलब गलत खान पान की वजह से जो शुगर होती है, ये क्योरेबल है। इसे आप क्योर कर सकते हैं, आपकी दवाइयां बंद हो सकती हैं, आपकी एलोपैथिक और ग्रेजुअली आयुर्वेदिक दवाइयां भी बंद हो जाएंगी। अब एक नुस्खा मैं देना चाहूंगा सबके लिए जो डायबिटीज से, चाहे वो टाइप 1 के हैं, चाहे टाइप 2 के हैं, चाहे वो अपथ्यज हैं। कुछ ऐसी चीज बता के जा रहा हूं आपको जो आपको अमृत जैसे गुण करेगी डायबिटिक पेशेंट को। और वो नुस्खा है कि आपको आंवला हल्दी दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। आंवला आप सब जानते हैं, आपको ड्राई पाउडर कहीं से मिल जाएगा। हल्दी जो है उसको आपने क्या करना है, जो घर की किचन वाली हल्दी होती है गाठ, उसको आप पाउडर कर लें। पाउडर करके 100 ग्राम में मुश्किल से आधा चम्मच घी मिला करके फ्राई कर लें, जैसे पंजीरी आप बनाते हैं, मतलब वो गीली ना हो, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा फैट का कंटेंट आ जाए। जितनी मात्रा में आंवला उतनी मात्रा में घी से फ्राइड हल्दी लेकर के दोनों का मिश्रण तैयार करो, और इस मिश्रण का आधा चम्मच सुबह शाम लेना शुरू करो। एंड इसके साथ में चंद्र प्रभावटी किसी भी कंपनी की 2 गोली साथ में जोड़ लीजिए, एंड सी द मैजिक। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये जो मैंने नुस्खा बताया है, ये अमृत है, अमृत। हम लोग इससे आगे भी जाते हैं। इस जो निशा अमल की योग है, मतलब एक तरह से आंवला हल्दी का योग है, इसमें हम मेथी, गुड़मार, विजयसार, जामुन, गिलोय सब मिला के हम जो है वो मधु केतु करके एक पाउडर बनाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मधु केतु बाद में मंगाइएगा। कल से कम आंवला और हल्दी घर पे बना करके, पंसारी के यहां से आंवला लाइए, हल्दी घर पे है, बराबर मात्रा में मिला करके खाना शुरू कीजिए। चंद्र प्रभावटी किसी कंपनी के ले आइए, खाइए।
आपको विद इन 1 मंथ ये लगेगा कि यार मुझे जो कमजोरी महसूस होने लगी थी वो मेरी ठीक हो गई, जो मुझे बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होने लगा था वो मेरा चला गया, जो मेरे शुगर के फ्लक्चुएशंस होते थे मेरे शुगर के फ्लक्चुएशंस बंद हो गए, जो मुझे इंपोटेंसी लगती थी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन के चलते मेरी सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम हो रही थी वो खत्म हो जाएगी, मेरी आंखों में ब्लरिंग शुरू हो गई थी, मुझे विजन थोड़ा सही नहीं दिखता था वो ठीक हो जाएगा। आज का ये प्रसाद है, आज जो कथा आपने सुनी है उसका प्रसाद है कि आंवला हल्दी का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम चंद्रप्रभा बटी की 2 गोली के साथ लीजिए। किसी भी तरह की डायबिटीज आपको है, छोटा बच्चा है उसको 1 गोली दीजिए, चम्मच आधा ना देके चौथाई दे दीजिए, लेकिन हर डायबिटिक पेशेंट विश्व में जहां भी कहीं है उसको ये कॉम्बिनेशन मैं रिकमेंड कर रहा हूं, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज लाइक अमृत फॉर एनी डायबिटिक पेशेंट। तो ये डायबिटीज की बात हुई, साथ में आज के टाइम पे डी स्ट्रेसिंग यानी कि तनाव से बाहर निकलिए, और तनाव से बाहर निकलना भी 2 तरह से। देखिए जैसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल का मतलब है हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली, तो खान पान में आप हमारे जो मेध्य रसायन होते हैं आयुर्वेद के, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, इस तरह की चीजें होती हैं, तो इनको आप लीजिए। अर्क की फॉर्म में मैंने कल सुप्रज्ञा आपको बताया था कि आप सुप्रज्ञा का सेवन करें, इसी के कैप्सूल भी आते हैं, आप कैप्सूल खाइए। तो सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल आपको डी स्ट्रेस करेंगे, ब्रेन को रिलैक्स करेंगे, आपकी नींद को अच्छा करेंगे, एंड सबसे मजेदार बात है हर्बल है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और बाकी जो है आप गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आप पढ़िए भगवत गीता, आप पढ़िए, नॉवल की तरह से पढ़िए, और देखिए आपका स्ट्रेस, आपका मानसिक तनाव दूर होता जाएगा। ये जादू हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये जादू हैं। ये छोटी छोटी पुस्तकें जो है ना अपने अंदर पूरे जीवन के रहस्यों का जवाब हैं। आप शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप रात में आधा घंटा भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए, आप सुबह 1 घंटा पार्क जाना शुरू कीजिए। आप जो परहेज हम बताते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट को हम कहते हैं सफेद चीजें छोड़ दीजिए। जब हम सफेद चीज बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले चीनी आती है, नंबर 2 पे सफेद चीज पे हमारा मैदा आता है, नंबर 3 सफेद चीज पे हमारी दही आती है, नंबर 4 सफेद चीज पे हमारे चावल आते हैं। इन सफेद चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कीजिए, चीनी को, मैदे को, दही को, चावल को, और देखिए फिर आप उसके बाद डायरेक्ट शुगर मत लीजिए। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो भी आपको ये नमक भी सफेद, ये कहते हैं ना कि सफेद कपड़ों में वो अंदर कालक होती है कभी कभी, वैसे ही ये दोनों बीमारियां हैं। इसमें नमक हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वंस यू आर ए पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आपको बहुत मॉडरेशन में लेना पड़ेगा। नमक की कहानी बताता हूं आपको, बहुत शानदार। अभी एक स्टडी हुई जिसमें यह आया कि हम भारतीय एक दिन में लगभग 7 से 8 ग्राम नमक हम खा लेते हैं, और जबकि हमारी बॉडी के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 4 से 5 ग्राम ऑन द हायर साइड, नहीं तो 4 ग्राम नमक हमको खाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आया कि हमें कैसे पता लगे कि हम अधिक खा रहे हैं, कैसे पता लगे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय था जो पीछे न्यूज़पेपर्स में, बल्कि 2 टीवी चैनल्स पे तो मेरा भी डिबेट आया, और फॉर्चुनेटली मेरी बात को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, जिसमें मैंने कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट इनटेक बताया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट योर सॉल्ट इनटेक, क्योंकि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लोग नमकीन खा रहे हैं, लोग घर में सब्जी को कह रहे हैं, हम बाहर खाते ही नहीं है। अब हमारा अगर 7-8 ग्राम नमक जा रहा है हमारी बॉडी में, 8 ग्राम 9 ग्राम नमक जा रहा है, तो हम क्या करें? और नमक एक ऐसी चीज है जो बॉडी में जाकर, देखिए एक चुटकी नमक भी अगर सब्जी में अधिक पड़ जाता है तो मुंह को कैसा टेस्ट आता है। सेम वे अगर एक जरा सा भी नमक फालतू बॉडी में पहुंच जाता है तो बॉडी में यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हमें बाहर दिख रहा है वही हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का सारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है नमक के जरा से फालतू जाने से। हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू रहता है, हमारे जगह जगह सूजन आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियां गलने लगती हैं, नमक हड्डियों को गला देता है। तो ये नमक जो है, नमक अधिक होने से सिर दर्द आपको होता है, बहुत सारे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सब, मतलब सॉल्ट जो है वो एक्सेस में बॉडी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
अब नमक का कैलकुलेशन कैसे करें, तो मेरा सिंपल सा यह है कि आपके घर में 4 मेंबर हैं और मैंने आपको यह बताया अगर आपने स्वस्थ रहना है तो 4 ग्राम पर डे से अधिक नमक कंज्यूम मत कीजिए। अगर आप 3 ग्राम कर सकते हैं तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। 4 ग्राम से अधिक तो मत कीजिए। तो आपका कैलकुलेशन ये होगा कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में 4 ग्राम नमक खाना है तो महीने में उसको खाना है 120 ग्राम। आपके घर में 4 मेंबर हैं, 120 इंटू 4 का मतलब 480 ग्राम, मतलब आप आधा किलो नमक तोल करके घर में रख लीजिए 1 तारीख को, और आपको उस नमक से पूरा महीना चलाना है। इसका मतलब आपका सॉल्ट इंटेक ठीक है। अगर उससे आपने अधिक नमक फिर आपको लेना पड़ा, इसका मतलब है आपको सबको टेस्टिंग बता दिया, एक तरीका बता दिया आज मैंने कि आप अधिक नमक का इंटेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी लिए हर व्यक्ति ब्लड प्रेशर का पेशेंट आज के टाइम पे आप विचार कीजिए सुबह से शाम तक, क्योंकि मीठा अब हम खाते नहीं है, मीठा हमने कम कर दिया, लेकिन सारा दिन हम बहुत अधिक स्पाइसी चीजें, जितने भी जंक फूड है सब नमक से भरे पड़े हैं। तो ये नमक कितना अधिक जा रहा है, ये तो मैं केवल बात कर रहा हूं जब आप घर पे खाना खाते हैं तब आपको 500 ग्राम नमक रखना है निकाल करके, तोल करके 4 मेंबर के लिए। और अगर आपको हफ्ते में एक दिन बाहर जा रहे हैं तो उस 500 ग्राम को भी आप कर दीजिए 400 ग्राम, क्योंकि बाहर जितनी चीजें हम खाते हैं सब नमक वाली होती हैं। तो आज फीका का स्वाद ही हमको नहीं रह गया, हमको हल्का नमक भी नहीं भाता। तो आप जो है इसको कैलकुलेट कीजिए और नमक के इंटेक को कम कीजिए। अपनी बातों को इसी तरह से जारी रखेंगे। देखिए सुनील बंसल जी कंफर्म कर रहे हैं कि चंद्रप्रभा वटी 2 गोली दिन में 2 बार। जी हां, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। सरिता जी क्या लिख रही हैं, मेरे हस्बैंड 48 साल के हैं, उनको घबराहट होती है, सुप्रज्ञा दीजिए, सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल हर्बल टॉनिक घबराहट नाशक। और जी अभिनेंद्र तिवारी जी आंखों के लिए पूछ रहे हैं, आंखों के लिए रसायन अमृत नाम से एक पाउडर आता है, आधा चम्मच सुबह शाम लें, खूब बढ़िया से विटामिन ए, गाजर वाजर खाएं। रसायन अमृत अगर बच्चों को देंगे तो चश्मा भी उतर जाता है 6 महीने साल भर में। और जी रुचि चौधरी क्या लिखती है, सोरियासिस हस्बैंड को है, ही इज 45। रुचि जी फिर बड़े गौरव और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि सोरियासिस स्किन डिजीज, जिसमें आपको पूरी बॉडी में कभी एक पार्ट में भी रेड जो है पैचेज बन जाते हैं, इचिंग होती है, कट्स लगते हैं, उस बीमारी का इलाज संभव है। 1 साल ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन 90% लोग को सोरियासिस आजीवन के लिए ठीक हो जाती है। संजीव जिंदल जी क्या लिखते हैं, सार्कोइडोसिस का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है, सार्कोइडोसिस का भी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आज आयुर्वेद हमारे पास एक ऐसा विज्ञान है जो क्योर ऑफर करता है, एलोपैथ एक ऐसा विज्ञान है जो कंट्रोल ऑफर करता है। तो अगर आपको कंट्रोल के लिए एलोपैथ लेना भी पड़े, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो हर्बल जड़ी बूटियां हैं, दे आर जस्ट लाइक फूड विच कैन बी कंज्यूम्ड विद द एलोपैथिक मेडिसिन विद अ गैप ऑफ 1 आवर। आप 1 घंटा गैप दे दीजिए। या उसी तरह से है कि आपने पैरासीटामोल खाना है और आपकी वाइफ जो है वो तुलसी डाल के चाय बना के आपके पास, अदरक डाल के चाय बना के ले आई, तो तुलसी अदरक वाली चाय से आप पैरासीटामोल खा लेते हैं तो आपको नहीं पता, आप एक तरफ अंग्रेजी दवा भी खा रहे हैं, साथ में आयुर्वेदिक तुलसी अदरक दोनों चीज खा रहे हैं, वो आयुर्वेदिक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो एलोपैथ के साथ आयुर्वेदिक दवाइयां चल जाती हैं, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जहां पर डॉक्टरी परामर्श चाहिए। और सेफर साइड आप 1 घंटे का गैप दे दीजिए, दिक्कत ही नहीं है। जलज सिन्हा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, देखिए एलर्जी जिस किसी को भी है, सुथ्रो टैबलेट मंगा लीजिए, सस्ती सी दवा। नाक में एलर्जी, साइनस, बार बार एलर्जिक राइनाइटिस, छींके आना, गला बार बार खराब हो जाना, एस्थमा के अटैक पड़ जाना, धूल मिट्टी धुएं से ठंड से दिक्कत होना, सुथ्रो टैबलेट चूस लीजिए, अपनी सालों की एलर्जी को खत्म कर लीजिए। और ये नंदिता चोपड़ा जी लिख रहे हैं, आप कैसे मिल सकते हैं? तो मैं तो उपलब्ध हूं, और आज के टाइम पे तो मोबाइल ऐसे एक माध्यम बन चुका है कि आप चाहे कलकत्ता बैठे हैं, चाहे बेंगलोर बैठे हैं, चाहे कन्याकुमारी बैठे हैं, मेरे तो पेशेंट कन्याकुमारी के भी हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, एक छोटी सी फीस लेता हूं, दवाई घर पे पहुंच जाती है पूरे इंडिया में कहीं पे भी। तो नंदिता जी ऑनलाइन भी आप मिल सकते हैं, आपने लिखा नहीं कि आप कहां से हैं। और फिर दूसरा, मेरी क्लिनिक गुड़ग्राम में है, पहले मैं दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 15-16 साल तक रहा,
लेकिन अब मैं केवल गुड़गांव से ही ऑपरेट करता हूं, वहीं पेशेंट देखता हूं। तो सुबह मेरी ओपीडी 10 से 1 होती है, शाम को 4 से 7 होती है, फिर रात में ऑनलाइन कंसल्टेशन होते हैं। तो मैं उपलब्ध हूं, आप आइए। आयुष तनवर जी को भी नमस्ते, पूनम सलूजा जी को भी नमस्ते, गुड्डू कुमार झा को भी नमस्ते। तो आज अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं इस उम्मीद के साथ कि जल्दी जल्दी फिर मिलेंगे और हम लोग जो है बैठ करके आयुर्वेद को माध्यम बना करके कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी बस परसों करवा चौथ है, उसके बाद धीरे धीरे सारे पर्व आएंगे, धनतेरस आएगा, दीपावली आएगा, लेकिन हम इतना गैप नहीं देंगे, हम जल्दी फिर मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कब मिलूंगा। बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। नमस्कार।